हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एपेक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखिए, न्यूमेरिकल्स प्रत्यावर्ती धारा से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इन न्यूमेरिकल्स पिछली बार भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर की आपको पूरे न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा की थी। और ठीक इसी तरीके से आज भी इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में ही चर्चा की जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल जो है, जो पुराने हमने वीडियो लेक्चर पढ़े उनके ऊपर ही आधारित है। तो अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको पहले देखिए, उनको पहले समझिए। उसके बाद में जब इस वीडियो लेक्चर को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी बातें, आपको सारे फॉर्मूलाज भी याद होंगे और सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एक प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। एल की वैल्यू 0.1 हेनरी दे रखी है, सी की वैल्यू 20 फैराड दे रखी है और आर की वैल्यू 10 ओम दे रखी है। तो किस आवृत्ति पर परिपथ अनुनादित होगा? वो आवृत्ति अपने को कैलकुलेट बेसिकली करनी है कि किस आवृत्ति पे ये जो परिपथ है वो अनुनादित हो जाएगा। तो अनुनादित करने के लिए अनुनादी आवृत्ति की बात की जाए तो अनुनादी का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि अनुनादित करने के लिए ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी, यही होता है हमारे पास अनुनादित आवृत्ति का फॉर्मूला। तो L की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 0.1 हेनरी और C जो है वो माइक्रोफैरड में, ठीक है ना। इसको क्या किस में लिखेंगे? माइक्रोफैरड में लिखेंगे। तो किस आवृत्ति पे? तो ओमेगा आर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/√L की वैल्यू कितनी है? 0.1 हेनरी और C की वैल्यू की बात करें तो 20 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6। ठीक, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हटा तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा आर इज इक्वल टू ये हमारे पास 1/√2 और ये 10⁻⁻6 रूट से बाहर आएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, ऊपर चला गया तो प्लस का 3 हो गया, तो ये 1000 बन जाएगा। तो 1/√2 से जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.707 इंटू 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट हटा दो तो 707 और पीछे ओमेगा आर निकाला है हमने, तो ओमेगा आर की वैल्यू हो जाएगी रेडियन बाय सेकेंड। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा आर की इस आवृत्ति के ऊपर। आप चाहो तो इसको फ्रीक्वेंसी के पदों में भी निकाल सकते हो, ये तो कोणीय आवृत्ति है ये। अगर इसकी ओमेगा आर इज इक्वल टू हमारे पास में आया 707 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा आर की वैल्यू होगी 2πfr, 707 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर मैं fr निकालूं तो ये आएगा 707 डिवाइड बाय 2π, रेडियन हट जाएगा, सिर्फ आएगा हर्ट्ज, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे। तो जब ये फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा आंसर वो है 112.5। तो ये अनुनादी आवृत्ति अपने को प्राप्त हुई। ठीक, तो जब भी अपने को एक्सएल और एक्सी बराबर करने हो तो उस केस को बोलते हैं अनुनादी अवस्था। और अनुनादी अवस्था में आवृत्ति जो होती है वो होती है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√L मल्टीप्लाई विद सी। इससे अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलसीआर परिपथ के बारे में ही है। कह रहा है कि एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ 220 वोल्ट सप्लाई जो दी गई है 220 वोल्ट, और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कभी 220 वोल्ट कहता है और वो मेंशन नहीं करता कि शिखर मान है कि कौन सा मान है, तो जब तक वो मेंशन नहीं करता है तब तक आप लोगों को कौन सा मान वो लेके चलना है? वो आरएमएस मान लेके चलना है। तो ये बेसिकली आपको वीआरएमएस दिया हुआ है कि जो वीआरएमएस है वो कितना है? 220 वोल्ट है तथा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के स्रोत के साथ 11 ओम का प्रतिरोध, जो प्रतिरोध गिवन है वो कितना जुड़ा हुआ है? 11 ओम का है तथा प्रेरकत्व दिया हुआ है L, जो कि है 2/π² हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा है। संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ में अनुनादी अवस्था होगी? संधारित्र का मान निकालना है और साथ ही साथ में पूछिए कि प्रत्यावर्ती धारा का मान भी क्या होगा इस अनुनादी केस के लिए। तो देखिए, अनुनादी अवस्था की बात कर रहा है तो अनुनादी अवस्था अपने को पता है कि अनुनादी अवस्था के लिए ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√Lc होता है।
अब ये कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, आर दे दिया और एल दे दिया, लेकिन सी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को यहां पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस ओमेगा आर की वैल्यू को अगर पता किया जाए तो ओमेगा आर हमारे पास में कितना लिख सकते हैं, 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1/√L मल्टीप्लाई विद सी हो जाएगा। क्लियर है बात। अब इसने कहा है कि इस केस के अंदर संधारित्र के मान परिपथ की अनुनादी अवस्था में हो, तो अनुनादी अवस्था के लिए संधारित्र का मान कितना होना चाहिए। तो संधारित्र का मान निकालने के लिए अगर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ में जुड़ा हो और ये अनुनादी अवस्था पहले से ही है, तो अनुनादी आवृत्ति कितनी मान ली जाएगी, 50 हर्ट्ज की। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 × 3.14 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 ले ली गई, 1/√L। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 2 / पाई हेनरी, पाई स्क्वायर, और C की वैल्यू अपने को पता करनी है। यही बन गया। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये बेसिकली आपके पास में दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये रूट हटेगा। तो सबसे पहले तो इसको पहले तो सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करो, चलो इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 103.14 इज इक्वल टू 1/√2 / पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास में हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू 3.14 का स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2C, और ये पाई स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। जरा ध्यान से देखिए, पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, और 3.14 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर यहां से C की वैल्यू निकाली जाए तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेट करें तो C इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -4। अगर ये पॉइंट हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा -5, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 फैरड। इसको चाहे तो अपन माइक्रो फैरड में भी लिख सकते हैं। तो माइक्रो फैरड में कैसे लिखेंगे, तो माइक्रो फैरड में लिखने के लिए C जो हमारा आया है वो 5 इंटू 10⁻⁻5 फैरड है। अब माइक्रो का मतलब तो 10⁻⁻6 से होता है, तो 6 से करने के लिए नीचे 10 से डिवाइड कर दो और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 5 और 10 ये तो मल्टीप्लाई होके 50 बन जाएगा, और ये 10⁻1 है, ये ऊपर चली जाएगी तो -6 बन जाएगी, और -6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो। तो संधारित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, 50 माइक्रो फैरड की धारिता होगी। अगर वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पे वो परिपथ क्या हो रहा है, अनुनादित हो रहा है, तो उस केस के लिए संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, 50 माइक्रो फैरड कैलकुलेट होके आएगी। क्लियर है बात। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा था कि प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए कि सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित धारा की बात की जाए तो आपको IRMS कैलकुलेट करना है। तो IRMS बेसिकली क्या हो जाएगा, VRMS डिवाइड बाय Z, क्योंकि LCR परिपथ और LCR परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा कहलाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो आपको पूछा है वो क्वेश्चन में कह रहा है अनुनादी अवस्था पर, ये वर्ड लगा दिया, और अनुनादी अवस्था पे आपको पता होना चाहिए कि Z की वैल्यू R के बराबर होगी, क्योंकि XL और XC आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो XL और XC बराबर होंगे तो Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, R के बराबर। तो बस इसी क्वेश्चन के अंदर VRMS तो है ही, और Z का मान किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो VRMS कितना है, 220 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना दे रखा है, 11 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। ध्यान से देखिए, यहां पे 11 ओम दे रखा है आपको। तो 11 ओम के प्रतिरोध के लिए कैलकुलेशन की जाए तो IRMS कितना हो जाएगा, ये आएगा 20 एम्पियर। तो IRMS की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 20 एम्पियर कैलकुलेट होके आई। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो ढंग से समझ में आए होंगे। सारे एक दो क्वेश्चन में जरूर कैलकुलेशन बेस है, और कैलकुलेशन बेस कोई टफ नहीं होता। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह बहुत बढ़िया से आता है तो उसके अंदर केवल मैथ का रोल रह जाता है। बाकी फिजिक्स के अंदर जो फॉर्मूलाज है, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल के अंदर तो मेन तो मैथमेटिक्स होती है। अगर आपको मैथमेटिक्स सही से आती है तो कहीं कोई समस्या नहीं आती। तो आई होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब देखिए, एक पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर समझाया था
और उस पॉइंट के आगे की बात करते हैं, एक एवरेज पावर लॉस हमने निकाला था, ठीक है। इससे जस्ट पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने एवरेज पावर लॉस निकाला था, और एवरेज पावर लॉस जो हमारे पास में आया था वो हमने लिखा था एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया है, ठीक। अब इस फॉर्मूले से अपने को बहुत सारी चीजें पता चलती है। जो अलग अलग केस थे वो केस हमने पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं लिए थे। आज इन केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से इसमें केस बनते हैं। तो जो एवरेज पावर लॉस है, कोई भी उपकरण जो घरों के अंदर काम करता है, चाहे वो टीवी है, एसी है, फ्रिज है, जो भी आप उपकरण लो, तो सारे उपकरण जब काम करते हैं तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी का खपत करते हैं, और घरों के अंदर एनर्जी का जो है वो बिल आता है। तो कौन सा उपकरण कितनी एनर्जी खपत करता है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो सर्किट लगे हुए होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा के होते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा के साथ में जुड़े होने के कारण जितने भी जो बिहेवियर काम करेगा उसके अंदर, जितने जो व्यवहार होंगे प्रतिरोध के साथ, प्रेरकत्व के साथ, संधारित्र के साथ, वो सारे प्रत्यावर्ती धारा के कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो एवरेज पावर लॉस होता है उसका सूत्र इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं। अब इसमें 3 केस पढ़े जाते हैं। केस 1 की मैं बात करूं तो केस 1, यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, अगर परिपथ के अंदर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो उसके अंदर अभिलाक्षणिक गुण है आपके तार का, वो तार केवल प्रतिरोध का गुण अपने पास रख रहा है, धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने का काम कर रहा है। तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए बताइए कलांतर कितना होता है? कलांतर होता है 0 रेडियन, क्योंकि वोल्टेज और करंट का फेजर जब बनाते हैं शुद्ध प्रतिरोध के लिए तो दोनों समान कला में प्राप्त होते हैं। तो फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 रेडियन। जरा वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 0, और cos 0 करते ही एवरेज पावर लॉस आपका आएगा VRMS IRMS, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये जो पावर लॉस है वो मैक्सिमम है, अधिकतम पावर लॉस है। मतलब जब भी आपके घरों के अंदर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो शुद्ध प्रतिरोध के केस में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो एनर्जी की खपत होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए प्रतिरोध वाला जो उपकरण होता है उसके बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। जिसमें अगर पूरा प्रतिरोध का कनेक्शन है, हाई प्रतिरोध उसके अंदर लगा हुआ है, जैसे एसी की बात करें, गीजर की बात करें, तो काफी उच्च प्रतिरोध के होते हैं। और जब प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है तो पावर लॉस भी ज्यादा होगा, और पावर लॉस ज्यादा होगा तो एनर्जी की खपत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो शुद्ध प्रतिरोध के केस में एनर्जी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, मतलब सबसे ज्यादा लॉस होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर संधारित्र और प्रेरकत्व के बारे में बात की जाए तो संधारित्र और प्रेरकत्व के लिए देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? सेकंड केस, शुद्ध संधारित्र व प्रेरकत्व के लिए। तो जब शुद्ध संधारित्र और प्रेरकत्व की बात करते हैं तो उनके लिए जो कलांतर होता है वो ±π/2 रेडियन होता है। ये हम प्रत्यावर्ती धारा के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि जब शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध संधारित्र और शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ होता है तो उस केस के अंदर जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो कलांतर होता है वो कलांतर या तो π/2 अग्रगामी होगा, या तो धारा आगे होगी, या फिर वोल्टेज आगे होगा, दोनों में से कोई एक आगे होगा, तो ±π/2 रेडियन। तो एवरेज पावर लॉस अगर इसका देखा जाए तो एवरेज पावर लॉस आएगा VRMS IRMS cos ±π/2। और आपको पता होगा कि cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है, तो एवरेज पावर लॉस जो मिला वो कितना आया? 0 आया। क्या मतलब समझे इसका कि अगर ऐसा कोई उपकरण बना दिया जाए जिसमें कोई प्रतिरोध का गुण हो ही ना, केवल और केवल संधारित्र की कैरेक्टर हो उसके अंदर या प्रेरकत्व का कैरेक्टर हो उसके अंदर, तो उस केस में जो पावर लॉस होगी, जो शक्ति की हानि होगी, वो 0 आएगी। मतलब बिजली का बिल 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप संधारित्र लोगे या जब भी आप प्रेरकत्व लोगे तो उसके अंदर कुछ तार लगे हुए होते हैं और वो तार ही प्रतिरोध है। और प्रतिरोध आ गया
तो एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा। तो आइडियल केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां जहां पर हो सकता है वहां पर अगर संधारित्र और प्रेरकत्व के उपकरण काम में लिए जाए तो काफी हद तक बिजली का जो कंजप्शन है वो काफी कम किया जा सकता है। जैसे ट्यूबलाइट के अंदर चॉक कॉइल बना दी, तो चॉक कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन उसके कारण जो एनर्जी की खपत हो रही है वो एनर्जी की खपत बहुत कम है। जबकि दूसरी ओर गीजर की या एसी की या फ्रिज की बात की जाए तो उनके अंदर प्रतिरोध का गुण ज्यादा होता है, और प्रतिरोध का गुण ज्यादा होने के कारण जो एनर्जी की खपत होगी वो भी ज्यादा होगी। इसीलिए घरों के अंदर जितने भी हाई प्रतिरोध के उपकरण होते हैं उनमें बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि संधारित्र और प्रेरकत्व के उपकरण बना दिए जाए तो बिजली का बिल या फिर जो पावर लॉस है, जो शक्ति हानि हो रही है, वो शक्ति की हानि न के बराबर होगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे उसको खरा उतारना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जब भी आप संधारित्र बनाओगे तो उसमें भी वायरिंग काम में आएगी, और जब आप प्रेरकत्व बनाओगे तो प्रेरकत्व होता ही क्या है, कुंडली होती है। एक वायर को कुंडली के रूप में अगर लपेट दिया जाए तो वो प्रेरकत्व बन जाता है। तो ये प्रेरकत्व और संधारित्र के कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे, जिसके अंदर एल का गुण ज्यादा होगा, सी का गुण ज्यादा होगा, तो वो बिजली का खपत भी कम करेंगे। जबकि जिनके अंदर प्रतिरोध का गुण ज्यादा होगा वो बिजली का खपत भी ज्यादा करेगा। ठीक, तो इस टॉपिक के अंदर आज हमने न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा की, और साथ ही साथ में जो पावर लॉस के केस थे कि शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो या शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, तो उस केस में एनर्जी की खपत किस केस में ज्यादा होती है और किस केस में कम होती है, उसके बारे में चर्चा की। तो आई होप आप लोगों को यह पूरा वीडियो लेक्चर ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।